अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 और फार्मास्यूटिक्स से विच इज़ हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में सबसे पहले इसने जो है रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर समझाए हैं। आरबीसी इंडिसेस आपको पहले आनी चाहिए कि नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी नॉर्मल रेंज मेन और वुमेन में 13.6 से 17.2 ग्राम होना चाहिए, 13 to 17, जबकि फीमेल्स में जो है ये 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर हो। देन रेड सेल काउंट अगर हम देखते हैं 10⁻6 माइक्रोलीटर, तो मेन में 4.3 to 5.9, जबकि वुमेन में 3.5 to 5 जो है ये 10⁻6 रेड सेल का काउंट होना चाहिए। 3.5 to 5 फीमेल्स में है, 4.3 to 5.9 मेन में। देन आ जाए कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, ये एक्चुअली एवरेज वॉल्यूम होता है रेड ब्लड सेल का और इसका यूनिट है ये हम फेमटोलीटर्स में लेते हैं, ठीक है। 82 to 96 क्यूबिक माइक्रोमीटर MCV, 82 to 96 फेमटोलीटर होता है। ये आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम होता है। जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है MCH, ये एवरेज मास है हीमोग्लोबिन का पर आरबीसी में, यानी एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन मास है तो उसको हम MCH कहते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। 27 to 33 पिकोग्राम ही होता है, इसका यूनिट पिकोग्राम है। देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन MCHC इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इन आरबीसी। ओवरऑल अगर एवरेज आरबीसीज में हम देखें हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन तो वो MCHC होगा, पर आरबीसी में MCH, तो MCHC जो है वो 33 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। देन रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होती है ना, ये आरबीसी का जो साइज़ है वो वेरी करता है, तो उसकी वेरिएशन हम पेरिफेरल ब्लड में देखेंगे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े आरबीसी, तो डिफरेंट अनीमियाज में ये RDW डिफरेंट होती है। तो वो नॉर्मली रेड सेल की डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हर किसी में नॉर्मली 11.5 से 14.5 होनी चाहिए, ठीक है। यानी साइज़ का डिफरेंस होता है, एनाइसोसाइटोसिस होता है, ठीक है। ये सेल्स यूनिफॉर्म है या मिक्स्ड साइज़ के हैं, तो जैसे B12 है डिफरेंट अनीमियाज में मैक्रोसाइटिक है, किसी माइक्रोसाइटिक, तो नॉर्मली ये 11.5 से 4.5 होनी चाहिए RDW। तो ये डिफरेंट जो है रेड ब्लड सेल इंडिसेस हमने देखी। अब आ जाए पेरिफेरल फिल्म पे। पेरिफेरल फिल्म में जो है हमें कुछ पिक्चर मिलती है आरबीसीज की। इसमें सबसे पहला है कि ब्लड, इसको पेरिफेरल फिल्म को ब्लड स्मीयर भी कहते हैं ना, जिसमें ड्रॉप ऑफ ब्लड रखा जाता है ग्लास लाइट पे और माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं कि आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका साइज़, कलर, नंबर। तो उसमें याद रखें कि हमें एनाइसोसाइटोसिस मिल सकता है। एनआईएसओ यानी कि एबनॉर्मल साइज़, यानी ये लार्ज देन नॉर्मल आरबीसीज होते हैं। मैक्रोसाइटोसिस में भी हो सकता है ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, और ये माइक्रोसाइटोसिस स्मॉलर देन नॉर्मल आरबीसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया। तो यानी मैक्रो एनाइसोसाइटोसिस का होता है कि वेरिएशन इन द साइज़ हो, तो वो मैक्रो भी हो सकता है, माइक्रोसाइटोसिस भी हो सकता है। इसी तरह होता है पोइकिलोसाइटोसिस, जब आपने सीबीसी देखी भी होगी अक्सर पेशेंट्स की, उनमें लिखा होता है ये एक्चुअली वेरिएशन इन शेप को हम कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। तो एबनॉर्मल शेप फॉर एग्जांपल जैसे माइलोफाइब्रोसिस या थैलेसीमा में हमें पोइकिलोसाइटोसिस मिलता है। तो इसमें डिफरेंट होती हैं, जैसे सिकल सेल को हम ड्रिपेनोसाइट्स कहते हैं, सिकल शेप का सेल होगा ड्रिपेनोसाइट, या टारगेट सेल्स जो होते हैं ना, टारगेट सेल इस तरह से होता है, उसको हम कोडोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी होगा लेकिन सेंट्रल उसमें जो ना डॉट होता है आरबीसी के बीच में हीमोग्लोबिन का, जो बिल्कुल बुल्स आई को जो है इस तरह से रिजेंबल करेगा, तो उसको टारगेट सेल कहेंगे। ये भी पोइकिलोसाइटोसिस में आ गया। इसी तरह स्फेरोसाइट जो हैं छोटे से स्मॉल डेंस और स्फेरिकल आरबीसी होते हैं, जिनका सेंट्रल पिलर नहीं होता, फ्रेजाइल होते हैं, प्रोन टू डिस्ट्रक्शन होते हैं, इस तरह हमें हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में मिलते हैं। फिर शिस्टोसाइट्स होते हैं। शिस्टोसाइट्स को याद रखिए कि हम उसको फ्रेगमेंटेड सेल्स भी कहते हैं, इस तरह से होगा। माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में मिलते हैं, DIC वगैरह में। इसी तरह पोई किलो में हमें टीयर ड्रॉप सेल्स भी मिल सकते हैं। टीयर ड्रॉप सेल्स होगा उसको हम डेक्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। डेक्रोसाइट बिल्कुल यूँ टीयर ड्रॉप की तरह। और ये हमें माइलोफाइब्रोसिस इन कंडीशंस में मिलेगा। सिवियर आयरन डिफिशिएंसी में भी मिल सकता है। एलिप्टोसाइट्स ओवेलोसाइट, एलिप्टो या ओवेलोसाइट जो होगा ये बिल्कुल ओवल की तरह, ओवल या सिगार शेप का आरबीसी, ये हेरिडिटरी इलेप्टोसाइटोसिस में हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वेरिएशन इन शेप, इनको हम कहते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। डिफरेंट मैंने आपको बताई। एक्केंथोसाइट क्या है? एक्केंथोसाइट होता यूँ कि ना आरबीसी के सरफेस पे स्पाइक्यूल्स होती हैं, मतलब मैं अगर आरबीसी बनाऊँ तो यूँ उस पर यूँ स्पाइक्यूल्स होंगी। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल आरबीसी मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर की वजह से। इसकी डिफरेंट वजूहत है। एक्केंथोसाइट्स हमें जो है उसके स्प्लीनेक्टमी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें A बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में एक्केंथोसाइट्स मिलेंगे।
और स्फेरोसाइटोसिस में यानी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है अनस्टेबल मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर है, तभी हमें स्पाइक्यूल्स मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाए बर सेल्स। बर सेल्स यानी इकाइनोसाइट्स। अब यहाँ पे आरबीसी पे स्पाइक्यूल्स थे। इकाइनोसाइट्स जो होंगे उसमें स्पाइक्यूल्स तो होंगे आरबीसी पे, लेकिन वो लेस मार्क्ड होंगे देन द एक्केंथोसाइट्स। और ये बर सेल्स यानी लेस मार्क्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और वो बिल्कुल प्रोमिनेंट से स्पाइक्यूल्स है ना, ये लेस मार्क्ड होंगे। तो लेकिन ये रीनल फेलियर में बर सेल्स मिलेंगे, यूरीमिया जब हो जाए, और जब लिवर फेलियर हो उसमें भी हमें पेरिफेरल स्मीयर पे इकाइनोसाइट्स मिलेंगे। शिस्टोसाइट्स मैंने आपको दिखाया कि फ्रेगमेंटेड आरबीसी होता है स्लाइस्ड बाय फिब्रिन बैंड। माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में डीआईसी, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा और प्री एक्लेम्पशिया में हमें इस तरह की पिक्चर मिलती है शिस्टोसाइट्स। अब डायमॉर्फिक पिक्चर क्या है? डायमॉर्फिक पिक्चर होता है कि दो पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी आपको मिल रही हो पेरिफेरल स्मीयर में। तो उसके डिफरेंट कॉजेज हैं। कुछ ऐसी एनीमियाज हैं जिसमें दो पॉपुलेशन मिलती है, जैसे मैक्रो भी मिल रहा है, माइक्रो माइक्रोसाइटोसिस, छोटे छोटे आरबीसी, ठीक है। तो जैसे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन, तो उसमें आपको दो डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेल मिलेंगी, डायमॉर्फिक पिक्चर मिलेगी। इसी तरह विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, तो इसमें डायमॉर्फिक पिक्चर मिलती है। देन रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स होता है कि आरबीसी जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए हैं, स्टैक अप ऑन ईच अदर। ये हमें मल्टीपल माइलोमा में, पैराप्रोटीनीमिया, RBCs stack on each other and this is seen in the multiple myeloma, पैराप्रोटीनीमिया एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन जब होगी तो उसमें हमें इस तरह से रूलेक्स फॉर्मेशन मिलती है, आरबीसी एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज बेजोफिलिक स्टिपलिंग। अब बेजोफिलिक स्टिपलिंग जो होती है ये अब आती है वो कंडीशन पेरिफेरल स्मीयर में जिसमें हमें इंक्लूजन मिलती है विद इन द आरबीसी। उसमें आएगा बेजोफिलिक स्टिपलिंग, हॉवल जॉली बॉडीज़, पेपनहेमर बॉडीज़ और पैरासाइट। तो ये सब इंक्लूजन में आ जाएगा। तो बेजोफिलिक स्टिपलिंग याद रखिए, छोटे से डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी राइबोसोमल रेमिनेंट्स ही होते हैं जो थ्रू आउट द सेल स्कैटर्ड होते हैं। तो एक तो हमें ये लेड पॉइजनिंग में मिलती है, थैलेसीमिया और सीवियर एनीमिया में आपको ये बेजोफिलिक स्टिपलिंग मिलेगी। लेड पॉइजनिंग, रेटिकुलोसाइटोसिस, लिवर डिजीज़, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, सीवियर एनीमिया। फिर दूसरी इंक्लूजन इसने लिखी नहीं है, वो है होवल जॉली बॉडीज़, ठीक है। होवल जॉली बॉडीज़ सिंगल से डार्क ब्लू स्फेरिकल न्यूक्लियर रेमिनेंट ही होता है जो कि नॉर्मली हमारी स्प्लीन रिमूव कर रही होती है। तो ऑब्वियसली स्प्लीन नहीं होगी तो तभी होवल जॉली बॉडीज़ मिलेंगी। तो स्प्लीन पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में, हाइपोस्प्लीनिज्म या मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। एक और होती है पेपनहेमर बॉडीज़। अब पेपनहेमर बॉडीज़ इसको हम सिडरोटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। वो आयरन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं जो छोटे से इरेगुलर ब्लू होंगे, पेरीफेरी के करीब होंगे। और वो आपको हम टॉपिक भी पढ़ेंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, आपको ये पेपनहेमर बॉडीज़ मिलती हैं और हाइपोस्प्लीनिज्म में, ठीक है। देन पैरासाइट्स पे आ जाए तो मोस्ट कॉमन बीइंग द वेरियस स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट विद इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म। तो इंक्लूजन, मलेरिया पैरासाइट भी एक इंक्लूजन ही हुआ, ठीक है। देन वाइट सेल्स एंड हेन्स बॉडीज़ क्या है? ये G6PD डेफिशिएंसी में हमें मिलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस में वाइट सेल्स एंड हेन्स बॉडीज़। देन रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं याद रखिए कि बड़े से लार्ज स्फेरिकल रेड सेल्स होंगे जिनका ब्लूइश कलर होता है। क्यों ये ब्लू होता है? क्योंकि इनमें जो है ना फ्री राइबोसोमल आरएनए होता है। राइट, रेटिकुलोसाइट्स का जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता और उनको एक दिन लगता है टू कन्वर्ट इनटू द मैच्योर आरबीसी। रेटिकुलोसाइट काउंट रेफर करता है परसेंटेज ऑफ द रेड सेल इन द पेरिफेरल ब्लड, कि पेरिफेरल ब्लड में कितना जो है वो रेड सेल है उसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। और ये मार्कर होता है इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का। अगर आपको ब्लड पेरिफेरल स्मेयर पेरिफेरल फिल्म पे आपको रेटिकुलोसाइट मिल रहा है, मतलब उसका बोन मैरो सही फंक्शनिंग है पेशेंट का, और जो है इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रही है। ये इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का ये मार्कर होता है, ठीक है, कि बोन मैरो अब अनीमिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। बाकी भी कुछ पेरिफेरल फिल्म में चीज़ें होती हैं जो कि वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड हैं और प्लेटलेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम जो है मेनली ब्लड को डिस्कस कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल के नाम बता देती हूँ कि हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है, ल्यूकोपीनिया या न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन, टॉक्सिक ग्रेन्युलेशन या डोहली बॉडीज़। लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है कि इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे पेरिफेरल ब्लड में, उसको लेफ़्ट शिफ्ट कहते हैं, अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है।
इसी तरह हमें एबनॉर्मल या मैलिग्नेंट सेल्स मिल सकते हैं, एटिपिकल या रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो उसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल सकता है, जायंट प्लेटलेट्स मिल सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हमारा जो है ताल्लुक ब्लड से है, तो रेड ब्लड सेल से, तो वही एबनॉर्मलिटीज़ हमने देखी हैं पेरिफेरल फिल्म पे जो हमें मिलती है। उसके बाद आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ द अनीमिया। अच्छा, एक और बात इसने पेरिफेरल फिल्म की नहीं बताई कि हमें कलर या हीमोग्लोबिन कंटेंट भी तो पेरिफेरल फिल्म पे जो है वेरिएशन मिलती है। एक होता है हाइपोक्रोमिया, दूसरा पोलीक्रोमेजिया। हाइपोक्रोमिया यानी कि आरबीसी का जो है ना इनलार्ज्ड एरिया होता है सेंट्रल पेलार का, ये जो पेलनेस है ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम है, इसीलिए वो नॉर्मल से पेल नज़र आ रहा है। तो इसमें कुछ वजूहत है जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, थैलेसीमिया, इसमें हमें पेलार मिलेगा। दूसरा पोलीक्रोमेजिया। पोलीक्रोमेजिया जो होते हैं ना स्लाइटली ब्लू टिंज्ड आरबीसी होते हैं, जो कि स्लाइटली बड़े होते हैं, मेच्योर आरबीसी से थोड़े बड़े होते हैं और ब्लू टिंज्ड होते हैं। तो ये एक्चुअली इमेच्योर आरबीसी होते हैं, जिनको हम रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं और इंडिकेट करते हैं कि बोन मेरो की प्रोडक्शन अच्छी है, एक्सेलरेटेड आरबीसी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये पोलीक्रोमेजिया यानी स्लाइटली ब्लू टिंज्ड आरबीसी जो रेटिकुलोसाइट ही है असल में, ये हमें हीमोलाइटिक एनीमिया में या बोन मेरो रिकवरी जब हो आफ्टर ब्लड लॉस उसमें हमें मिलेंगी। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है टॉपिक अनीमिया। एग्जाम में पास में क्वेश्चन आया है क्लासीफाई अनीमिया एंड डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, अनीमिया को किस तरह क्लासीफाई करेंगे वो सारा हम डिटेल में देखेंगे इसमें। और ज़्यादा सारे क्वेश्चन G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया से भी आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, ये इनका जो है मेन फोकस होगा। डेफिनेशन अनीमिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अनीमिया इज डिक्रीज इन द आरबीसी मास, रेड ब्लड सेल मास डिक्रीज हो जाए तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। मेन में अगर हेमेटोक्रिट जो है वो 41% से डिक्रीज हो जाए या फिर उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 13.5 से कम हो जाए तो हम कहेंगे मेन में दिस इज़ अनीमिया, कि आरबीसी का मास कम हुआ है। 41 से कम है हेमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन लेस देन 13.5, जबकि वुमेन में जो है 36% से अगर हेमेटोक्रिट कम हो और हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो दैट इज़ अनीमिया। अनीमिया को हम जो है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, एमसीवी की बेसिस पे। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये क्या होता है? आरआई इंडेक्स। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है याद रखें कि हम फॉलोइंग फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। आरआई जो है इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स होता है। रेटिकुलोसाइट इंडेक्स इज़ इक्वल टू रेटिकुलोसाइट काउंट मल्टीप्लाइड बाय पेशेंट्स हेमेटोक्रिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल हेमेटोक्रिट। ठीक है, यानी पेशेंट का जो रेटिकुलोसाइट काउंट है उसको हम पेशेंट की हेमेटोक्रिट के साथ मल्टीप्लाई पहले करेंगे और उसको नॉर्मल हेमेटोक्रिट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पेशेंट का रेटिकुलोसाइट इंडेक्स आ जाएगा। तो नॉर्मल हेमेटोक्रिट मैंने कहा ना 45% होता है, मैन में अगर 41 से कम हो तो हम कहते हैं कि अनीमिया है, या 36 से अगर फीमेल में कम हो। नॉर्मली 45 होता है। और अगर ये फार्मूला जो है कैलकुलेट करने पे हमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मोर देन 2% मिलता है तो इसका मतलब है कि बोन मेरो रिस्पॉन्स अच्छा है, एडिक्वेट है। लेकिन अगर ये हमें लेस देन 2% मिलता है तो इट मीन्स द हाइपोप्रोलिफरेशन इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है। ठीक है, देन आता है माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया क्या है? अच्छा, वैसे जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, डिफरेंट है बहुत सी। जिस मॉर्फोलॉजिकल में हम आरबीसी का साइज़ और कलर की बेसिस पे कर रहे हैं, उसका एमसीवी देख रहे हैं और एमसीएचसी, ठीक है, सीबीसीपी चेक करके। तो ये कॉमन इनिशियल क्लासिफिकेशन होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। बाकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है यानी पैथोफिजियोलॉजिकल, जिसमें अंडरलाइंग मैकेनिज्म या कॉज के हिसाब से। तो पहले थोड़ी सी मॉर्फोलॉजिकल देखें, उसमें आता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक अनीमिया एंड नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया होती है जिसमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 80 फेमटोलीटर से अगर कम हो, यानी आरबीसी का साइज़ जो है वो नॉर्मल से छोटा है। तो इसमें कलर कैसा होगा? एमसीएचसी जो है ये हाइपोक्रोमिक होगा, पेल देन द नॉर्मल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट लो होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो होती है कि इसमें माइक्रोसाइटिक में हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस का डिफेक्ट है, हीम या ग्लोबिन। तो इसके कॉजेज इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी में आपको माइक्रोसाइटिक सेल्स मिलेंगे, यानी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। थैलेसीमिया में अनीमिया विद क्रॉनिक डिजीज़ एंड सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, इसी तरह लेड पॉइजनिंग में भी कभी कभार हमें मिलता है। दैन दूसरी जो मैक्रोसाइटिक अनीमिया है जिसमें हमें मोर देन 100 फेमटोलीटर जो है वो मिलता है आरबीसी का साइज़, यानी आरबीसी लार्जर देन नॉर्मल है। तो इसमें कलर वैसे उसका नॉर्मोक्रोमिक होगा, उसका एमसीवी 100 से ज़्यादा है, बड़ा है साइज़ आरबीसी का। तो यहाँ जो एक्चुअली इशू होता है वो डीएनए की सिंथेसिस में डिफेक्ट आया है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन इम्पेयर हुई है और सेल जो है वो लार्ज ग्रो कर गया है बिफोर द डिवीजन, मेगलोब्लास्टिक सेल हो गया है।
या अदर कॉज नॉट रिलेटेड टू डीएनए सिंथेसिस नॉन मेगलोब्लास्टिक भी हो सकती है। यानी मैक्रोसाइटिक दो तरह की हो सकती है, मेगलोब्लास्टिक सेल डिवीजन में मसला हुआ है डीएनए में, या नॉन मेगलोब्लास्टिक। तो जो मेगलोब्लास्टिक कॉजेज़ हैं, यानी मेगेलो का मतलब है कि डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर हुई है, तो वो मेगलोब्लास्टिक कॉजेज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया में आ जाते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी। नॉन मेगलोब्लास्टिक में हमारे पास अल्कोहल अब्यूज़ में, लिवर डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इनमें जो है वो नॉन मेगलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलेगा। ठीक है, ये कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड टाइप होती है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें जो होता है ना, इसका ये है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 80 to 100 फेम्टोलीटर के दरमियान ही मिलेगा। तो नॉर्मल साइज़ के आरबीसी और नॉर्मोक्रोमिक ही होते हैं। या तो मसला ये हुआ है कि या तो रैपिड लॉस हुआ है सेल्स का, या प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस नॉर्मल हो रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। तो इसकी जो की कॉजेज है उसमें आप निमोनिक भी याद से रख सकते हैं, अक्यूट या ABC निमोनिक है। अक्यूट यानी कि ABCs, अक्यूट ब्लड लॉस में हमें नॉर्मोक्रोमिक मिलेगा। C से क्रोनिक डिजीज़ हो जैसे अनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन। U से अंडर प्रोडक्शन का मसला हो जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो फेलियर हो जाता है। T से टर्मिनल कोई एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है ड्यू टू द लैक ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एंड E से एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म। H से हीमोलाइसिस, अर्ली या कंपनसेटेड हीमोलाइसिस। तो ये सारे जो कॉजेज हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया के हैं। यहाँ पे इसने कैटेगराइज कर दिया है लो रेटिकुलोसाइट काउंट के साथ, और जिसमें हमें हाई रेटिकुलोसाइट काउंट मिले। लो होता है कि लेस देन 2% रेटिकुलोसाइट काउंट, वो अगर और उसमें नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिल रहा है, उसकी वजह है कि ब्लड लॉस हो लेस देन 1 वीक, एप्लास्टिक एनीमिया हो, रीनल फेलियर, अर्ली स्टेज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अर्ली स्टेज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। देन दूसरा है हाई रेटिकुलोसाइट काउंट मोर देन 2%। इसमें इंट्रिंसिक RBC डिफेक्ट है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। तो ये RBC के इंट्रिंसिक डिफेक्ट होते हैं, और इनमें हमें नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलेगी विथ हाई रेटिकुलोसाइट काउंट। अगर एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट की बात करें तो अगर ब्लड लॉस 1 वीक से ज़्यादा हुआ है, इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड मलेरिया। तो ये एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट वाले कॉजेज आ गए नॉर्मोसिटिक एनीमिया के। तो ये सारी हमने यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी एनीमिया की। दूसरी क्लासिफिकेशन अगर एग्जाम में आती है क्वेश्चन के इटियोलॉजिकल या पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताएं, तो उसमें हम इस तरह लिखेंगे कि इम्पेयर्ड जो है वो RBC की सेल प्रोडक्शन इम्पेयर है, हाइपोप्रोलिफरेटिव। दूसरा, या तो इंक्रीज रेड सेल का लॉस हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में बोन मेरो यानी इतने RBC नहीं बना रहा, तो इसका की डिफरेंशिएटर होता है कि यहाँ पे हमें रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ना वो लो मिलता है। ठीक है, इमेच्योर ब्लड में जो इमेच्योर सेल्स हैं वो लो होंगे क्योंकि बोन मेरो सही काम नहीं कर रहा। तो ये हो गया हाइपोप्रोलिफरेटिव। हाइपर प्रोलिफरेटिव में बॉडी लूज ज़्यादा कर रही है या डिस्ट्रॉय कर रही है RBC को फास्टर देन द बोन मेरो कैन रिप्लेस, तो यहाँ पे हमें हाई रेटिकुलोसाइट काउंट मिलता है। ठीक है, तो इनके कॉजेज़ थोड़े पता हों कि यहाँ पे जो है बोन मेरो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इनफ RBC। तो यहाँ पे एक तो डेफिशिएंट बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी, या तो बोन मेरो का ही फेलियर हो गया है। बोन मेरो फेलियर जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, मैलिग्नेंसी इन्फिल्ट्रेशन, या तो इसमें वजह है कि स्टिमुलेशन इनएडिक्वेट है या एनवायरनमेंट यानी अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ है इन्फ्लामेशन की वजह से, या अनीमिया ऑफ रीनल डिजीज़। देन आ जाए इंक्रीज रेड सेल लॉस या डिस्ट्रक्शन, हाइपर प्रोलिफरेटिव। उसमें जो है रेटिकुलोसाइट काउंट भी हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कॉजेज़ हैं उसमें ब्लड लॉस एक वजह है, हीमोलाइटिक एनीमिया याद रखें जो भी है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स वाली, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD एंजाइम डिफेक्ट वाली, या हीमोग्लोबिन डिफेक्ट वाली सिकल एंड थैलेसीमिया। तो जो भी हीमोलाइटिक है इंट्रिंसिक भी या एक्सट्रिंसिक, जैसे ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया या मलेरिया, तो वो सारी इसमें हाइपर प्रोलिफरेटिव जो है डिसऑर्डर में आ जाएंगी। तो ये हो गई इसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में डिफरेंट जो हमने देखी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी आ जाता है, थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग भी है समटाइम्स, एंड एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो सबसे पहली जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें जो है मोस्ट कॉमन जो हम कहें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
ही है एपिडेमियोलॉजिकली। और मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी वर्ल्ड वाइड यही होता है। इसमें जो है डाइट्री आयरन जो है, हमें पता है कि हमारी डाइट में जो भी आयरन होता है वो डुओडेनम से अब्जॉर्ब होता है, याद रखें। ऑक्सीडाइज आयरन जो है Fe+3 ऑक्सीडाइज, इसको मस्ट रिड्यूस होना आता है Fe+2 के अंदर, ताकि वो रीअब्जॉर्ब हो फ्रॉम द डुओडेनम। अच्छा, प्लांट से जो हमें आयरन मिलता है प्लांट बेस्ड डाइट से, वो नॉन हीम आयरन होता है और वो इसी ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है। जबकि जो मीट में हमें आयरन मिलता है, मीट में जो आयरन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही है, तो रिड्यूस वाला तो ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन 80% जो फंक्शनल आयरन होता है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है, उसमें पाया जाता है 80%। बाकी का जो है वो मैरो के मैक्रोफेजेस में स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, मायोग्लोबिन में और एंजाइम्स में। बाकी 80% हीमोग्लोबिन के अंदर है। अच्छा, अस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है, ये रिड्यूस करता है इसको ऑक्सीडाइज्ड आयरन को, इसको Fe+3 को Fe+2 में करेगा, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर इन द आयरन अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। देन कुछ कॉजेज़ हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, जो कि आपने याद रखने के। एक तो वो कॉजेज़ होते हैं जिसमें क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ये मोस्ट कॉमन वजह मेन और पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में होता है। जीआई ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रही है। पूरी दुनिया में जो है हुकवॉर्म और शिस्टोसोमियासिस मोस्ट कॉमन कॉज बनते हैं गट से ब्लड लॉस का। और इट मे आल्सो रिजल्ट इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यानी ब्लड लॉस ऑब्वियसली पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होगी, या गैस्ट्राइटिस, कोलोरेक्टल मेलिग्नेंसी, तो उसमें भी ब्लड लॉस होगा। या अगर हेमरॉइड्स हैं, कॉलन कैंसर है, ठीक है, आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, एंजियोडिस्प्लेजिया, तो जीआईटी कॉज हो गया क्रोनिक ब्लड लॉस का। दूसरा क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह जैसे जेनाइटो यूरिनरी में अगर हम देखें फीमेल को, अगर मेनोरेजिया है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फाइब्रॉइड है, हेमेच यूरिया होता है, तो इसमें जेनाइटो यूरिनरी कॉजेज आ गए क्रोनिक ब्लड लॉस के। इसी तरह प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, कोलोरेक्टल कैंसर और जीआईटी में ही आ गया। ये भी मोर देन 50 ईयर्स वालों में मोस्ट कॉमन कॉज बनता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का थ्रू द ब्लड लॉस, ठीक है, 50 से ज़्यादा एज के पेशेंट्स में। एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी जो है क्रोनिक ब्लड लॉस होगा, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। देन एक वजह हो गई क्रोनिक ब्लड लॉस। दूसरा कॉज होता है या तो डिमांड ज़्यादा है, इंक्रीज डिमांड, जैसे सॉरी ये जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है उसमें ऑब्वियसली डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। देन दूसरा डिक्रीज अपटेक, चिल्ड्रन में भी डिमांड ज़्यादा है प्रेगनेंसी लैक्टेशन में। तीसरी वजह होती है कि या तो अपटेक कम हो रहा है, इनटेक कम है, इनटेक में यानी डाइट में ही डेफिशिएंसी है, लो इनटेक है आयरन रिच फूड्स का, जैसे वेजिटेरियंस हैं या वेगन्स, उनमें ज़्यादातर होती है। और लास्ट रीज़न होती है अब्जॉर्प्शन ही डिक्रीज हो रही है, यानी मेल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, लाइक सीलिएक डिजीज़, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो है डिफरेंट कॉजेज़ हमने देखे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। जो क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलता है, वैसे पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें स्टेजेस ऑफ डेफिशिएंसी के, तो हमेशा याद रखें आयरन डेफिशिएंसी जो ना प्रोग्रेसिव सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस में होती है। सबसे पहले होता यूँ है, नंबर 1 कि आयरन के जो भी स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। आयरन के स्टोर्स हमारे कौन सा होता है, फेरेटिन होता है, और ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी प्लाज्मा में आयरन और हीमोग्लोबिन के लेवल नॉर्मल ही होते हैं पहले स्टेज पे, प्लाज्मा में सही होगा, तो बॉडी क्या कर रही है, कंपनसेट करेगी, आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस नंबर 2 होता है कि आयरन की डिलीवरी बोन मेरो की तरफ इम्पेयर हो गई है, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होना सफ़र करेगी, वो प्रोडक्शन उसकी सफ़र करेगी, तो उससे एबनॉर्मल सेल्स होंगे, यानी जिनका एमसीवी लो होगा लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल फिर भी जो है नॉर्मल रेंज में होगा। थर्ड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो रेफरेंस रेंज से नीचे आ जाएंगे, और उसके नतीजे में आरबीसी जो है वो माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक होंगे, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। क्लिनिकल फीचर देखें, सम टाइम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जनरली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, और अनीमिया वाले टिश्यू हाइपोक्सिया वाले हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो क्लासिक साइंस है वो आयरन डिप्लीशन के में मिलते हैं। जनरल में इन पेशेंट्स में फटीग और वीकनेस रहेगी, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है, फटीग एंड वीकनेस। डिस्निया हो सकता है ऑन एक्सर्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेलार होगा स्किन और कंजक्टाइवा का। टेकीकार्डिया या पैल्पिटेशन, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो ऑक्सीजन डिलीवरी को कंपनसेट कर रहा है, टू कंपनसेट फॉर द लो ऑक्सीजन डिलीवरी। बाकी जो स्पेसिफिक साइन टिश्यू या आयरन टिश्यू में आयरन डिप्लीशन की वजह से होते हैं, वो होता है कोइलोनाइकिया, यानी स्पून शेप के कनकेव नेल्स हो जाते हैं इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में। ग्लोसाइटिस होता है, स्मूथ सोर टंग होगी। एंगुलर चीलियाइटिस, ये फिशर्स होते हैं कॉर्नर ऑफ माउथ में, फिशर बन जाएंगे। पीका, यानी इनमें कंपल्सिव क्रेविंग होती है कि नॉन फूड सब्सटेंसेस खाने के लिए, जैसे आइस
क्ले, डर्ट, ये चीज़ें खाने के लिए आइस को पैगोफेजिया कहेंगे। एंड लास्टली इनको आयरन डेफिशिएंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसे बेचैनी कहते हैं टांगों में। अच्छा, नेक्स्ट अब जो है एक और कंडीशन होती है प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम एक्चुअली एक ट्रायड होता है कि अगर पेशेंट को जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और उसको जो है ना डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए है, सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं है, ड्यू टू द ईसोफेजल वेब फॉर्मेशन। ईसोफेगस में ये कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है ईसोफेजल वेब, तो आयरन डेफिशिएंसी है, ईसोफेजल वेब है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। तो इनमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये ट्रायड है आयरन डेफिशिएंसी, ईसोफेजल वेब एंड एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, इसको हम कहते हैं प्लमर विंसन सिंड्रोम, और इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस का रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद है नेक्स्ट लैब फाइंडिंग। जो डायग्नोसिस होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, वो रिलाई करती है कम्प्लीटली कॉम्बिनेशन ऑफ द CBC एंड स्पेसिफिक आयरन स्टडीज़। तो एक तो हम जब CBC करवाएंगे तो उसमें माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा, यानी एक तो MCV उसका लो होगा, लेस देन 80। दूसरा MCHC जो है वो याद रखें हमें लो मिलता है, यानी हाइपोक्रोमिक पेल RBC भी होंगे। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होती है RDW, ये माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमें हाई मिलती है, यानी साइज़ में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, एनाइसोसाइटोसिस है। अच्छा, अब जो डिफरेंट हम आयरन प्रोफाइल ज़्यादातर करवाते हैं, मेनली तो हमें हीमोग्लोबिन लो मिल रहा है, कंफर्म हो जाएगी एनीमिया। MCV MCHC कम है, RDW बड़ी हुई है। बाकी आयरन प्रोफाइल के ज़रिए हमें पता लगेगा, कंफर्म होगा। उसमें एक तो सीरम में आयरन लो है, सीरम आयरन जो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड में। दूसरा इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC जो है सिर्फ और सिर्फ याद रखें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज़ होती है। TIBC बताता है कि आयरन नहीं है, लैक ऑफ आयरन, बॉडी ज़्यादा आयरन कैरियर प्रोटीन ज़्यादा बना रही है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरिन, और ज़्यादा आयरन को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए TIBC हाई है। दूसरा फेरेटिन जो है हमें डिक्रीज़ मिलता है, सीरम आयरन तो डिक्रीज, फेरेटिन लेस देन 30 माइक्रोग्राम, या हम कह सकते हैं 12 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम होता है ऑफन। तो ये की डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो हमें टोटल बॉडी आयरन स्टोर्स बताता है। अगर लो फेरेटिन है, ये हाईली स्पेसिफिक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, फेरेटिन लेवल। डिक्रीज ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन लेस देन 15%, ये भी लो होगी। एक्चुअली परसेंटेज है ये ट्रांसफेरेंट बाइंडिंग साइट्स का जो कि ऑक्यूपाई हुई है बाय आयरन, तो वो लो है। सोल्यूबल ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो लास्टली जो पेरिफेरल ब्लड फिल्म है उस पर हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स मिलेंगे विद एनाइसोसाइटोसिस एंड पोइकिलोसाइटोसिस।